नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखी एक कहानी पहचान। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। होश आया? मैंने पूछा। होश तो कल ही आ गया था, पर यह समाचार देते हुए उसके स्वर में उल्लास नहीं, असाधारण अवसाद था। क्षण भर के लिए मुझे कुछ नहीं सूझा। होश आ गया है और फिर भी वह उदास है, तो चिंता की बात कोई और होनी चाहिए। जनरल कंडीशन? डॉक्टर कहते हैं ठीक है। ये शब्द ही थे। उसके स्वर में कहीं कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे मैं मान सकता कि वे ठीक हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन नॉर्मल ही बता रहे हैं। रिफ्लेक्सेस ठीक है। और क्या हो सकता है? कुछ और नहीं सूझा तो मैंने पूछ ही लिया, तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? उसकी आंखों की आहत पीड़ा मुझे भी विचलित कर गई। वे मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं सन्न रह गया। क्या है यह? स्मरण शक्ति का नष्ट होना या कोई मानसिक विकृति? कारण? मैंने पूछा। पता नहीं। किसी और को पहचान रहे हैं? डॉक्टरों नर्सों को पहचाने ना पहचाने क्या फर्क पड़ता है? मैं अकबकाया सा उसे देखता रहा। क्या कहता? सहसा ही जैसे उसके हाथ बहुत सक्रिय हो उठे। वह अपना माथा सहला रहा था। उसकी उंगलियां जैसे उसके बाल नोचने के लिए मचल रही थी और उसका विवेक उन्हें रोक रहा था। उसकी हथेलियां उसके गालों और ठुड्डे को रगड़ रही थी। शायद वह अपने आप को रोने से रोक रहा था। उसकी आंखें तो डबडबा ही आई थी। निश्चित रूप से वह परेशान था और दुखी भी। उसके पापा उसे पहचान नहीं रहे थे। उसे, जो उनकी एकमात्र संतान ही नहीं, इस भीड़ भरी दुनिया में उनका एकमात्र आत्मीय था, जो अपने खर्च पर उन्हें इस महंगे अस्पताल में लाया था जिसे सारा देश पहचानता था और कल सारा विश्व पहचानेगा। उसे पापा ही नहीं पहचान रहे थे। होली फैमिली अस्पताल की दूसरी मंजिल के केबिनों के साथ वाली लॉबी में हम दोनों बैठे थे। पीछे की खिड़की खुली हुई थी और पानी से लदी ठंडी हवा आ रही थी। वैसे तो दिल्ली अक्टूबर और फरवरी में ही सुंदर होती है, किंतु जुलाई का यह आखिरी सप्ताह भी कभी कभी बहुत सुहावना हो उठता है। वर्षा हो भी रही थी और नहीं भी हो रही थी। ऐसी धीमी फुहार वाली वर्षा कि आदमी शीतल तो हो जाए पर गीला ना हो। सृष्टि गीली तो हो पर कीचड़ सनी ना हो। चारों ओर भीगी हुई ताजा दम हरियाली हो और आकाश बादलों से ढका हो और पानी भरे हवा ऐसे इठलाती चले जैसे कोई पनिहारिन हो, तो दिल्ली सुंदर क्यों न लगे? मन हवा में बहुत देर तक बंध नहीं पाया। सामने सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के साथ ही लिफ्ट थी। शेष सब कमरे ही कमरे थे। कमरों की कतारें, साफ सुथरा लंबा बरामदा या गलियारा। गलियारा ही लगता है मुझे तो। इतना साफ सुथरा अस्पताल दिल्ली में दूसरा नहीं है। इसी में बाईं ओर प्रतीक्षालय के साथ लगे केबिन में अनिल के पापा लेटे हैं। उन्हें किसी किस्म का दौरा पड़ा था और वे बेहोश हो गए थे। बेहोशी की स्थिति में ही उन्हें अस्पताल लाया गया था। अब अनिल बता रहा था कि वे होश में आ गए थे, पर उसे
पहचान नहीं पा रहे थे। सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला और स्टेथोस्कोप झुलाता हुआ एक डॉक्टर निकला। ओह, डॉक्टर भाटिया, अनिल ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। शायद पापा को देखने आए हैं। उसकी आंखें जैसे जाने के लिए मुझसे अनुमति मांग रही थी। जाओ, डॉक्टर से बात कर लो, मैंने कहा। यद्यपि अपने पापा के साथ रहना और डॉक्टर के आने पर जानकारी के लिए पास ही उपलब्ध होना उसके लिए सबसे आवश्यक कार्य था, और फिर मैंने स्वयं भी उसे जाने के लिए कह दिया था। पर वह इस तरह की मुद्रा लिए हुए वहां से हटा जैसे कोई भयंकर अपराध कर रहा हो। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके चेहरे की रेखाएं बहुत अटपटा न लगता रहा हो तो उसके हाथ भी शायद मेरे सामने जुड़ ही जाते। बहुत संवेदनशील है अनिल, हर भाव को बहुत गहराई से अनुभव करने वाला, प्रत्येक पदार्थ को जैसे आर पार देखने वाला। तभी तो उसके चित्रों में इतनी गहराई होती है। मुझे तो उसकी पेंटिंग्स के पर्वत भी बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे उसकी आंख बाहर की त्वचा तक तो रुकना ही नहीं जानती, आत्मा के भी आर पार देखती है। उन दिनों हम चौथी कक्षा में पढ़ते थे। हम दोनों ही सबसे आगे के डेस्क पर बैठते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। पर बातें करते करते भी उसके हाथ का पेन लगातार चलता रहता था। कभी कभी उसके सामने ड्राइंग कॉपी होती थी, कभी ड्राइंग कॉपी ना हो तो साधारण कॉपी पर ही वह लकीरें खींचता रहता था। 2-4 बार तो उसे मैंने डेस्क की लकड़ी पर भी पेन चलाते देखा था। उसका पेन चलता रहता था और उनमें से तरह तरह के दृश्य उभरते रहते थे। कभी कोई पहाड़ होता जिसके नीचे नदी बह रही होती और आकाश पर मेघों में घिरा सूर्य या चंद्रमा होता। कभी कोई रेगिस्तान, खजूर के 2-4 पेड़, पानी का चश्मा और ऊंट पर बैठे यात्री। कभी सागर तट, लहरें, नारियल के पेड़ और लोग। मैं अपनी बात करता रहता, उसकी सुनता रहता या मुग्ध भाव से उसके पेन से झरते हुए उन दृश्यों को देखता रहता। मेरे लिए वह चित्रकार नहीं, जादूगर था, जिसके पेन से पल पल में जादू नगरी बनती और बिगड़ती रहती थी। मैं स्वयं बड़े समारोह से कभी कोई चित्र बनाने बैठता तो 10 बार मिटाने पर भी कोई रेखा सीधी नहीं खिंचती थी। उसकी देखा देखी कई बार उसके बनाए हुए दृश्य ही मैंने भी बनाए, किंतु मेरा बनाया पहाड़ न कभी पहाड़ बना और न नारियल गाछ। और वह था कि सीधे पेन की रेखाओं से वे ही वस्तुएं जीवंत रूप में उभारता चलता था। न पेंसिल न रबर, चित्र बनकर तैयार हो जाता था। कोई अध्यापक कक्षा में आ जाते तो वह चुपचाप उस पृष्ठ को मोड़ मारकर इधर उधर कर देता। चित्रों का इस प्रकार नष्ट होना मुझे बुरा लगता। एक दिन मैंने उससे कह दिया कि जो चित्र उसे नहीं चाहिए मुझे दे दिया करे। मैं सुबह स्कूल पहुंचा तो वह पहले से बैठा एक बड़ी सी ड्राइंग कॉपी में कोई चित्र बना रहा था। क्या बना रहे हो? मैंने पूछा और अपना नाश्ता रखकर बड़ी उत्सुकता से उसके चित्र को देखा। वह रोज की तरह अपने काल्पनिक पहाड़ी, रेगिस्तानी या समुद्री चित्र नहीं बना रहा था। वह तो कुछ और ही था। कोई बड़ा सा चौराहा, एक ओर एक फव्वारा, फूलों का उद्यान और पृष्ठभूमि में दूर तक गई हुई सड़कें, ऊंचे भवन, मार्ग में बिछी हुई फूलों की क्यारियां। यह क्या है? मैंने पूछा। विजय चौक, उसने बताया। कल मैं गया था, बड़ा सुंदर है, इंडिया गेट तक, वही बना रहा हूं। आज उसकी रुचि बातों में नहीं थी। वह पूरी तन्मयता के साथ चित्र में लगा रहा। घंटी बजी तो उसने रोज के समान कागज को नोचकर
मोड़ा मरोड़ा नहीं, बड़ी सावधानी के साथ कागज पर प्यार का हाथ फेर कॉपी को बंद कर रख दिया। अगले 4 पीरियड बीत गए और वह बार बार कॉपी खोलकर अपने उस अधूरे चित्र को निहार ही सका। अध्यापकों के आने और जाने के बीच इतना समय नहीं मिला कि वह उस चित्र को पूरा कर सके। आधी छुट्टी की घंटी बजते ही उसने कॉपी खोल ली और उसका पेन हरकत में आ गया। बातचीत तो वह आज भी कर रहा था, किंतु रोज की तरह नहीं। आज उसका ध्यान मुझसे कहीं अधिक अपने चित्र की ओर था। और सहसा आधी छुट्टी समाप्त होने और 5वां पीरियड आरंभ होने की घंटी बजी। भय से जैसे उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। उसने अनायास एक बार चित्र की ओर देखा और फिर उसकी दृष्टि दरवाजे से होती हुई बंद बरामदे में चली गई। 5वें पीरियड के अध्यापक आ तो नहीं रहे। तब उसने मेरी ओर देखा। मैं जा रहा हूं, मुझे यह चित्र पूरा करना है। जब तक मैं यह समझ पाऊं कि उसका इरादा क्या है, वह अपनी कॉपियां किताबें समेट बस्ते में डालकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं हक्का बक्का देखता ही रह गया। उसके मन में क्या था मैं नहीं जानता, पर मैं स्वयं भी चाह रहा था कि वह अपना ये चित्र जल्दी से जल्दी पूरा कर ले और फिर जैसे वह अपने अधिकांश चित्र मोड़ माड़ कर फेंक दिया करता था, वैसा ना कर वह चित्र मुझे दे दे। मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि इसे शीशे में मढ़वा दे। मैं इसे अपने कमरे में टांगूंगा। पर तभी साधुराम शर्मा आ गए। वे हमें गणित पढ़ाते थे और 5वां पीरियड उन्हीं का था। उनकी दृष्टि आगे की खाली सीट पर गई। अनिल आज आया नहीं क्या? आया था सर, कई लड़कों ने एक साथ उत्तर दिया। तो फिर कहाँ गया? सब चुप। किसी को क्या पता कि वह कहाँ गया है। मुझे भी तो इतना ही मालूम था कि वह क्लास से निकल गया है, पर गया कहाँ है? तुम लोग बैठो, मैं रजिस्टर ले आऊं। हमारे स्कूल में हाजिरी केवल पहले पीरियड में ही होती थी, पर ऐसी असाधारण परिस्थितियों में रजिस्टर मंगाया जाता था और दोबारा हाजिरी होती थी। किसी का सिरे से स्कूल न जाना साधारण बात थी, किंतु स्कूल में इस प्रकार भाग जाना बड़ा अपराध माना जाता था। इस बार भी वही हुआ। साधुराम शर्मा दफ्तर से रजिस्टर लेकर लौटे। सारी कक्षा की फिर से हाजिरी ली गई। बाकी सारे लड़के उपस्थित थे, बस एक अनिल ही गायब था। साधुराम शर्मा ने उसके नाम के सामने लाल रोशनाई से लिखा फ्लेड और कलम को बंद कर जेब में रख ही रहे थे कि स्कूल का चपरासी हरि प्रसाद अनिल की बाह को पकड़कर लगभग घसीटता हुआ ले आया। पूछताछ से पता चला कि अनिल स्कूल कंपाउंड के एक कोने में एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठा हुआ चित्र बना रहा था कि स्कूल में घुस आई एक गाय को भगाने के चक्कर में माली उधर आ गया। वह अनिल को पकड़कर हेडमास्टर के पास ले गया और हेडमास्टर ने उसे यहाँ भेज दिया। उसकी कॉपी पर लिख दिया गया कि वह क्लास से भागकर बाहर बैठा चित्र बना रहा था। उससे कहा गया कि वह इस सूचना पर अपने पापा से हस्ताक्षर करवा कर लाए। 3 पीरियड बड़ी कठिनाई से कटे थे। छुट्टी हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अनिल, अपना यह चित्र मुझे दोगे? अभी तो वह पूरा भी नहीं हुआ। उसने अपनी सीट से उठते हुए कहा। पूरा हो जाएगा तो दोगे? नहीं, उसने साफ मना कर दिया। इसे पूरा कर मैं अपने पापा को दिखाऊंगा। पापा को पसंद आया तो उन्हें दे दूंगा, नहीं तो संभाल कर अपने पास रखूंगा। अगले दिन मैंने बहुत उतावली से पूछा, चित्र पूरा हो गया? उसने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं। क्यों, क्या हुआ? समय नहीं मिला? नहीं, वह उदास हो गया। पापा को स्कूल की घटना बताई तो उन्होंने मुझे 4-5 चांटे लगा दिए, अधूरे चित्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
धमकी दी है कि फिर कभी उनको खबर मिली कि मैं चित्र बनाता हूँ तो मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। अनिल को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा था। पापा मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं पढ़ाई से बचने के लिए स्कूल से भागने वाला नालायक बच्चा नहीं हूँ। पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, करूंगा भी, पर चित्र बनाना। डॉक्टर भाटिया केबिन से बाहर निकल आए थे, पर अनिल उनके साथ नहीं था। मेरा मन हुआ कि मैं डॉक्टर भाटिया को रोककर पूछूं कि अनिल के पापा का क्या हाल है। हो सकता है वह अनिल को ठीक ठाक ना बताना चाह रहे हों। आखिर एक आदमी होश में आकर भी अपने एकमात्र बेटे को पहचान क्यों नहीं रहा? मैं अपने स्थान से उठा नहीं। डॉक्टर भाटिया लिफ्ट की ओर बढ़े चले गए और मैं बैठा सोचता ही रह गया। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन लगातार चलता रहता है और मेरा शरीर अपने स्थान से हिलता भी नहीं। डॉक्टर भाटिया लिफ्ट में चले गए थे। मैं अपनी जगह से उठ बैठा। केबिन के दरवाजे पर मैं मिनट भर को ठिठका। भीतर कोई आवाज नहीं थी। अनिल क्या कर रहा है भीतर? किसी नर्स से रोमांस? मैं दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। केबिन में कोई नर्स नहीं थी। अनिल के पापा सो रहे थे। वह उनके पलंग के पास कुर्सी रखे हुए उनसे लगभग सट कर बैठा हुआ था। उसने उनकी कलाई पकड़ रखी थी और शायद नाड़ी देखने का प्रयत्न कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे नाड़ी मिल नहीं रही थी। जिसका हाथ हर समय समाज की नाड़ी पर रहता था, वह अपने पापा के स्थूल शरीर में से नाड़ी नहीं पकड़ पा रहा था। मैं मिनट भर को उसके पास चला गया। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। नहीं मिल रही? मैंने मशीनी ढंग से पूछ डाला। नहीं। और फिर वह पापा की बंद आंखों को देखने लगा। मेरी दृष्टि कमरे का सर्वेक्षण करने लगी। एक बड़े बेडरूम का सा कैबिन था, एयर कंडीशन्ड। पलंग के अतिरिक्त एक कोने में 2 कुर्सियां और मेज पड़ी थी। एक और कपड़े टांगने का स्टैंड था। एक साइन बोर्ड भी था। अनिल के पास इन दिनों पैसों की कमी नहीं थी। मैंने सोचा, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। उसके पापा डाकघर के असिस्टेंट पोस्टमास्टर थे और शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बीमार होकर वे इस अस्पताल के एयर कंडीशन केबिन में इलाज कराएंगे। मैट्रिक में अनिल के 55% अंक आए थे। इनसे अधिक की उसे शायद आशा भी नहीं थी। हम दोनों एक साथ ही कॉलेज गए थे और आईए के लिए प्रवेश फॉर्म भर आए थे। अनिल ने बताया था कि उसके पापा चाहते हैं कि वह आईकॉम में दाखिला ले। क्यों? मैंने पूछा। उनका विचार है कि नौकरी मिलने में सुविधा होगी, उसने बताया। पर मैं मुनीमी करना नहीं चाहता। मैं तो साहित्य या दर्शन पढ़ना चाहता हूँ। और नौकरी? नौकरी क्या करनी है? वह हंसा। अपनी तुलिका जिंदाबाद। उसके परिवार में कलह काफी लंबी चली थी। उसके पापा लगातार हट कर रहे थे कि वह अब भी विषय बदल ले, और वह अपनी जगह पर डटा बैठा था। उसे आईकॉम करना पड़ा तो वह कॉलेज छोड़ देगा। अगस्त का आखिरी सप्ताह था शायद। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कॉलेज में हो चुका था। अनिल पिछले 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। हो सकता है बीमार हो गया हो। कैबिन का दरवाजा खुला। 2 नर्सें एक बड़ी ट्रे में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर हम दोनों को ही देखा। पेशेंट को स्पंज देना है। मैं तुरंत बाहर आ गया, जैसे मुझे बाहर निकलने की कोई जल्दी हो सकता है कि एक अचेत प्राय रोगी की लंबे समय की निकटता ने मुझे भीतर ही भीतर से घबरा रखा हो और मैं निकल भागने का बहाना ही खोज रहा हूँ। लॉबी में आकर बैठते ही मैंने अपनी इस घबराहट को पहचाना, पर साथ ही मेरे भीतर से एक धिक्कार भी उठा।
घबराने का क्या अर्थ है? रोग किसको नहीं जकड़ सकता? क्या मैं कभी बीमार नहीं हो सकता? रोगी की सेवा करनी चाहिए या उससे भागना चाहिए? और फिर आज तो मैं अनिल के साथ रात भर की ड्यूटी देने के लिए तैयार होकर आया था। यदि मैं इस प्रकार घबराया तो रात भर कमरे में कैसे रहूंगा? अनिल भी बाहर आ गया। मैं जरा घंटे भर के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसने कहा। लौटते हुए खाना ले आऊंगा, दोनों इकट्ठे ही खा लेंगे। अच्छा, नर्स से स्पंज करा ले तो तुम पापा के पास अंदर ही बैठना, उसने कहा। घबराने की कोई बात नहीं है, पर कोई जरूरत लगे तो घंटी बजा देना, नर्स आ जाएगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अनिल लिफ्ट का उपयोग कम से कम करता है। 2-1 मंजिल तक चढ़ना हो तो वह सीढ़ियों से ही चढ़ता है। उतरते समय तो वह कभी लिफ्ट का प्रयोग करता ही नहीं, चाहे 10 मंजिलें ही क्यों ना उतरनी हो। वह आंखों से ओझल हुआ तो मुझ पर तंद्रा सी छा गई, पर अतीत सोया नहीं, पुरानी फटी रील के समान मन में घूम गया। मैं अनिल के घर गया था पता करने, पर पता चला कि वे लोग तो स्वयं ही उसका पता ढूंढ रहे हैं। उसकी माँ ने बताया कि उसने कॉलेज में हमारे साथ नाम तो लिखा लिया था, पर वह उससे संतुष्ट नहीं था। वह जाकर कला महाविद्यालय के फॉर्म इत्यादि ले आया था। उसके पापा के लिए यह अकल्पनीय था। वे उसे कला महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति कैसे दे देते? उनका विचार था कि बीए के बाद वह क्लर्क तो बन ही सकता है, पर चित्रकला का डिप्लोमा लेकर वह क्या करेगा? सड़क किनारे किसी फुटपाथ पर बैठकर लोगों की दुकानों के बोर्ड पेंट किया करेगा। चित्रकार की इससे अच्छी स्थिति की कल्पना भी उनके मन में नहीं थी। पिता और पुत्र में बहुत झगड़ा हुआ। अनिल 2 दिनों से घर से गायब था, पता नहीं कहाँ था। मैं उनसे अनिल का पता पूछना चाह रहा था और वे अपने प्रश्नों से खोद खोद कर मुझसे यह जानना चाह रहे थे कि वह कहाँ चला गया था। मुझे काफी बुरा लगा था। मैं तो समझता था कि वह मुझसे कुछ भी छिपाकर रह ही नहीं सकता, और वह था कि उसने मुझे हवा भी नहीं लगने दी कि उसके भीतर क्या कुछ घट रहा है। बाद में जब उससे भेंट हुई तो उसने बताया कि उसके बनाए चित्र देखकर कला महाविद्यालय के एक अध्यापक ने उसकी बहुत सहायता की थी। उसकी फीस माफ कर दी गई थी और उसे हॉस्टल में स्थान मिल गया था। उसके पापा जब उसे सारे नगर में खोजते फिर रहे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह बिना पैसों के हॉस्टल में कमरा लेकर रह रहा है। 3-4 दिनों के बाद वह स्वयं ही घर आया था। उसने पापा से साफ साफ कह दिया था कि यदि वे उसे अपनी इच्छा की पढ़ाई नहीं करने देंगे तो वह पूरी तरह से घर छोड़ देगा और फिर कभी घर नहीं लौटेगा। उसके परिवार में जाने भीतर ही भीतर क्या घटित हुआ, पर ऊपरी तौर पर समझौता हो गया लगता था। अनिल हॉस्टल में ही रहता था, पर घर आया जाया करता था। जब कभी मिलता हंसकर कहता, पापा आज तक इस कपूत को क्षमा नहीं कर पाए हैं। केबिन का दरवाजा खुला और नर्से बाहर निकल आई। आप जा सकते हैं। बिना कुछ कहे मैं अंदर चला गया। अनिल के पापा होश में थे और जगे हुए थे। उन्होंने एक बार आंखें खोली और जैसे सामने कुछ न पाकर फिर से आंखें बंद कर ली। जाने क्या हुआ कि इस बार मैं फिर से अतीत में लौट नहीं सका। अनिल यहाँ नहीं था, पापा के पास भी अकेला था। उनकी देखभाल करना मेरा काम था। पलंग के सिरहाने एक कुर्सी रखकर मैं बैठ गया। कुर्सी की आहट से उन्होंने फिर से आंखें खोली, पर मुझे सामने पाकर भी उनकी आंखों के शून्य में कोई अंतर नहीं आया। अपने प्रति उनके मन में कोई उत्सुकता न देखकर मेरे मन में उनके प्रति उत्सुकता जाग उठी। मेरी घबराहट कहीं खो गई और मैंने बड़े सहज ढंग से उनके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उनकी आंखें फिर से खुल गईं। अंकल, मुझे पहचानते हैं?
उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं जागी, जैसे उन्होंने मेरी आवाज ही न सुनी हो। न उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दी और न परेशान होकर इनकार किया। उनकी आंखों में न बिंब का प्रतिबिंब था, न कंठ में ध्वनि की प्रतिध्वनि। उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। मुझे अनिल के समान धक्का नहीं लगा। मैं तनिक भी परेशान नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत तटस्थ भाव से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल रहा था कि देखने के लिए आंखें मात्र एक यंत्र है। मूल इंद्रिय तो मनुष्य के मस्तिष्क का कोई अन्य भाग है। सहसा वे इस सरलता से सो गए जिस सरलता से हम आंखें मूंदते हैं। वर्तमान में अब कुछ नहीं था। एक तरह की उबाऊ स्थिति थी। कुर्सी पर बैठे बैठे तन जैसे सो गया और मन फिर अतीत की ओर फिसल गया। अनिल ने मुझे बताया था कि उसके पापा धीरे धीरे उसकी चित्रकला की शिक्षा से समझौता कर रहे थे। उन्होंने उसके विषय में कुछ कुछ रुचि लेनी भी आरंभ कर दी थी। वे जानने लगे थे कि चित्रकला प्रशिक्षण में भी दो भाग होते हैं, व्यावसायिक कला और ललित कला। वह प्रसन्न था कि पापा उसकी प्रगति के विषय में पूछते थे, उसके भविष्य के विषय में जानना चाहते थे, उसकी संभावित नौकरी के विषय में सोचते थे, उसकी स्वतंत्र आजीविका की संभावनाओं के विषय में जानने को आतुर थे। पर जितना वे जान चुके थे उतना ही अनिल के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। अंतिम वर्ष में जब वह अपने विशेष प्रशिक्षण के लिए ललित कला का चुनाव कर रहा था तो उसके पुराने पूर्व परिचित पापा लौट आए। वे अड़ गए। चित्रकला का अध्ययन तो उसने अपने हट से किया ही है। अब वह उनकी समझपूर्ण सलाह माने और विशेष प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक कला को चुने ताकि किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कोई ढंग की नौकरी कर सके। अपने 4 वर्षों के प्रशिक्षण में अनिल पूरा पक्का चित्रकार ही नहीं, कलाकार भी बन गया था। मैं कई बार उसके साथ घूमने निकलता था और देखता था कि वह बस स्टॉप पर खड़े खड़े आधे घंटे में अपने पेन से 50 आकृतियां आंक लेता था। उसका पेन जैसे आकृतियों का कारखाना था। उसकी आंखें एक झलक देखती थीं और अगले ही क्षण उसका पेन उस आकृति को कागज पर उतार देता था। उस व्यक्ति का रूप रंग, उसकी आकृति, प्रकृति, उसके हाथ पैर और उसका चरित्र। अनिल चित्रकार क्या था? एक्सरे मशीन था। न उसकी आंख से कुछ छिपता था न पेन से। हॉस्टल के अपने कमरे में जब वह ब्रश से पेंट करता था तो मानो आकृति के साथ उस चित्र में प्राण भी आ बसते थे। साथ ही साथ उसने अपना स्वतंत्र कला दर्शन, मेरी 13 कहानियां भी विकसित किया था। उसका कलाकार ही नहीं, चिंतक भी सजग हो गया था। कला क्या है? चित्रकला मानवता के विकास में कैसे उपयोगी है? उसका धर्म क्या है? घंटों वह इन विषयों पर बहसें कर सकता था। उसकी कला में जैसे मानवीय आकृतियां और प्राकृतिक दृश्यों के सामंजस्यपूर्ण सम्मिलन से जनजीवन का एक नया दर्शन जन्म ले रहा था। और पापा कह रहे थे कि वह एक व्यावसायिक कला का प्रशिक्षण ले। वे अपने नालायक बेटे का भविष्य सुधारने का एक और जोरदार प्रयत्न कर रहे थे। किंतु अनिल के भीतर का कलाकार अब इतनी चढ़ाई चढ़कर नीचे उतरने को तैयार नहीं था। इस बार पिता पुत्र का झगड़ा कुछ अधिक जोरदार हुआ। पुत्र का आत्मबल बढ़ा हुआ था और पिता का वार्धक्य। अनिल का अपने घर आना जाना बंद हो गया। माता पिता से सारे संपर्क ही टूट गए। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई पूरी कर अनिल जब कुछ और अधिक सीखने के लिए रोम और पेरिस गया तो ना वह माता पिता से मिलने आया और ना माता पिता ने ही उससे मिलने का कोई प्रयत्न किया। केबिन के दरवाजे पर आहट हुई। अनिल लौट आया था। पापा सो रहे हैं क्या? उसने पूछा। हाँ, सो ही रहे हैं। मैं कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। थोड़ी देर के लिए भी नहीं जागे? स्पंज के बाद जागे तो थे, मैंने बताया, पर फिर अपने आप ही सो गए।
तुमसे कोई बात की? नहीं। उसके चेहरे पर वैसी ही निराशा थी जैसी उसके सर्वश्रेष्ठ चित्रों की प्रदर्शनी पर भी रिव्यू ना निकलने पर होती। आओ खाना खा ले। थोड़ी देर बाद उसने कहा। वह काफी कुछ ले आया था। प्लेटें इत्यादि पहले से ही केबिन में रखी हुई थी। उसने कोने की मेज को अच्छी खासी डाइनिंग टेबल बना दिया था। हम चुपचाप खाना खाते रहे। पिता बेहोशी की नींद सो रहे थे और पुत्र अवसाद के मारे गुम हो गया था। ऐसे में भला मैं ही क्या बोलता। वर्तमान के मौन में फिर कहीं अतीत मुखर हो उठा। यद्यपि यूरोप जाते हुए अनिल अपने माता पिता से सारे संबंध तोड़ गया था, पर उसके भारत लौटने के बाद उसके विवाह के अवसर पर दोनों ही ओर से प्रयत्न हुआ कि उनके संपर्क ही नहीं संबंध भी जुड़ जाएं। उसके माता पिता उससे जुड़ना चाहते थे ताकि अपने रिश्तेदारों में कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर सके, और अनिल उनसे जुड़ना चाहता था कि अपने और एमिली के विवाह पर उनका आशीर्वाद पा सके। पर दोनों में से कोई भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ना पिता अपनी पसंद की बहू को पा सके और न अनिल एमिली के लिए उनका आशीर्वाद। दोनों ओर के प्रयत्नों की सक्रियता पहली दूरी को और भी बड़ा अवश्य गई। उसके बाद अनिल एक ही बार अपने माता पिता के घर गया था, वह भी अकेला, अपनी माता के देहांत पर। अब शायद उसके पापा का अंतिम समय था। मैं भूत से उबरकर वर्तमान में आया। अनिल जाने किस सोच में डूब गया था। वह कुछ खा भी नहीं रहा था। अरे तुम कुछ खा नहीं रहे? मैंने उसे टोका। मेरा टोकना जैसे उसके लिए कुरेद का काम कर गया। उसका चेहरा कैसा तो हो आया, जैसे उसके स्टूडियो में उसकी अपनी बनाई हुई एक उदास बूढ़े चेहरे की पेंटिंग। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने फुसफुसा कर पूछा। कुछ नहीं। वह हाथ में पकड़े ग्लास को प्लेट में रखकर उठ खड़ा हुआ। टेरिबल, पापा मुझे पहचान ही नहीं रहे। उसके इस वाक्य ने जैसे मेरे भीतर भी कुछ छील दिया। मन हुआ कि कुछ रोष के साथ पूछूं, तेरे पापा ने सारा जीवन कभी तुझे पहचाना भी था? पर फिर अपने आप को संयत किया। वह पहले ही इतना उदास था और मैं ठीक ठीक समझ भी नहीं पा रहा था कि वह किस पहचान की बात कर रहा था।